औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर। और एसिड रेन हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, एक ऐसी रेन जिसकी pH वैल्यू 5.6 से लेस हो और उसके क्या कॉजेज़ हैं। तो कॉजेज़ मैंने यही बताए थे कि सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द पावर प्लांट्स यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स एंड द fumes of nitrogen oxides that are coming from the fumes of automobiles। ठीक है, तो जब वो वाटर के साथ मिलते हैं द थंडरस्टॉर्म, तो दे क्रिएट एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बिकॉज ऑफ दीज एसिड्स द pH वैल्यू ऑफ द रेन becomes as low as 2.1, that is less than the pH value of the lemon juice and vinegar. So effects of acid rain may often fall hundreds of kilometers away from their source। अब क्या इसका पहला नुकसान क्या है कि जहाँ से ये इसके कॉजेज जनरेट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल धुआं ना, तो यहाँ की मिल्स की चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड इमिट हो रही है। हवा की सर्कुलेशन उसको किसी और जगह ले जाएगी और बारिश वहाँ नहीं बरसेगी, हो सकता है किसी और जगह जाके बरसे। तो जहाँ सोर्स है वहाँ नहीं बरसती, सबसे पहला डिसएडवांटेज है। तो एसिड रेन में ऑफन फॉल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। जो एसिड रेन होता था सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके बरसे फ्रॉम दियर सोर्सेज, अपने जो उसके मंबा उसका जरिया है उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके वो बरसेगी। एसिड रेन करोड्स मेटल, स्टोन बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। शुरू में क्वेश्चन था कि जो आपके आयरन नेल्स हैं वो रेन वाटर के अंदर बहुत जल्दी उनको क्रोजन लग जाता है बनिस्बत किसके, एक मिनरल वाटर में आप आयरन के नेल्स डाल दें तो उनको इतना जल्दी जंग नहीं लगता। तो उसकी वजह क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सेकंड चैप्टर के शुरू में कि जो एसिड्स हैं जब वो मेटल्स के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आयरन के जो नेल्स हैं इनके ऊपर जैसे ही एसिड रेन पड़ेगी तो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होगा। तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और इसकी वजह से वो क्रोजन जो देर से रूनमा होता था वो बहुत जल्दी अकर करना शुरू कर देगा। तो एसिड रेन क्रूड्स, एसिड रेन जो है ये क्रूड का क्या मतलब है, खा जाना। ये बहुत जल्दी जंग लगा देती है किन को, मेटल्स को। ठीक है, ये मैं इनको ये कहूँ कि इससे वो खुर जाते हैं। क्रूड का मतलब ये है कि वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। तो स्टोन बिल्डिंग्स मतलब आपकी जो मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है, एंड स्टेचूज और जो मुजस्मे हैं उनको। क्लियर हुआ। तो ये क्रूड एसिड रेन क्रूड्स, एसिड रेन जो है ये खोर के रख देती है, खुर जाना किसी चीज़ का। तो ये खोर देती है किसको, मेटल्स को, या खा जाती है मेटल्स को, स्टोन बिल्डिंग्स को एंड स्टेचूज को। अब ये स्टोन बिल्डिंग्स कौन सी हैं, मार्बल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन। So sulfuric acid eats away metals to form the water soluble salts and hydrogen। जैसे आयरन है, तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, आयरन के साथ मिलकर, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होती है वो एसिड का हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी पार्ट पकड़ लेती है, याद है, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बनाएगी ना, तो ये नेगेटिव को पकड़ेगी। हाइड्रोजन खुद बताते खुद भी पॉजिटिव होता है। तो इसके नतीजे में साहब बेटे हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, इमिट होती है, लिबरेट करती है, इवॉल्व होती है। मार्बल बिल्डिंग्स एंड स्टेचूज आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन। तो एसिड रेन मार्बल बिल्डिंग्स को, स्टेचूज को कैसे नुकसान पहुंचाती है, तो मैंने आपको बताया कि जो मार्बल है इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर के शुरू में कि एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। जब भी ये किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कितनी चीजें बनाते हैं, 3 चीजें, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है, अभी मैंने बताया कि मेटल किसको पकड़ेगी,
माइनस ये सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट बन गया, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है और कैल्शियम की वैलेंसी भी क्या 2 से कैंसिल, तो हम नहीं लिखते कुछ भी। अब पीछे H2 है, ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालेंगे वाटर बन जाएगा और पीछे CO2 बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी वाटर सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाएगी और वाटर बह जाएगा, तो स्टेचूज जो है आस्ता आस्ता ही उनको खाना शुरू कर देती है। एसिड रेन आल्सो किल्स फिश। अब यही तेजाबी बारिश जो है, यही तेजाबी पानी जो है उसका कहाँ जाएगा, दरियाओं में जाएगा, समंदरों में जाएगा, तो ये मछलियों को मार देगा। एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज, और दरख्तों को तबाह बर्बाद कर देता है। लेक्स एंड रिवर्स में बिकम टू एसिडिक, तो जो आपकी झीलें हैं और जो आपके दरिया हैं वो बहुत ज्यादा तेजाबी हो जाते हैं फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, जिंदा चीजों के लिए कि वो वहां पे रह सकें, वहां वो बाकी रह सकें, उनकी बका के लिए। जैसे ये देखें कितनी मछलियां मर गई, फिर ये देखें, इधर देख रहे हो, ये दरख्तों की सिर्फ नीचे छाल तक उतार दी है उसने, पत्ते तक उतार दी है, तेजाब है ना, गाल के साथ ही ले गया सारा कुछ। तो डिफाइन एसिड रेन कर लेंगे, राइट नेम टू द गैसेस दैट कॉज एसिड रेन, तो आपको पता सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन आयरन एंड मार्बल, तो बता देंगे, ये 2 लिख दीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड ईट्स अवे, या एसिड रेन क्रूड्स मेटल स्टोन बिल्डिंग्स एंड मार्बल। तो पहले एक को बताएं कि ये ईट अवे मेटल्स टू फॉर्म द वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, ये पहले बता दें, फिर दूसरा बता दें बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये इफेक्ट्स है उसके। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो मैंने आपको बता दी। लिस्ट सम इफेक्ट्स कॉज बाय, कुछ असरात बता दें एसिड रेन के, तो ये पीछे मैंने आपको असरात ही तो बताए हैं कि क्रोड कर देते हैं मेटल्स और स्टोन बिल्डिंग को एंड स्ट्रक्चर्स को, उसके बाद ये 100,000 ऑफ किलोमीटर अवे जाके बरसती हैं, फॉल करती हैं अपने सोर्स से, और उसके बाद ये स्टोन्स को कैसे नुकसान पहुंचाती है, जो मार्बल बिल्डिंग्स हैं या स्टेचूज हैं, तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देना, मेटल्स को कैसे हीट अवे करते हैं तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देना, और लास्ट में ये फिश और ट्रीज को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह आपकी लेक्स और रिवर्स जो हैं वो मच मोर एसिडिक हो जाते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। प्रॉब्लम किसी को ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। पहली बात तो ओजोन है क्या, तो ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब पता है, those forms of an element which are chemically alike but physically different, they are said to be the allotropic forms. तो ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंप्राइजिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की, जो 3 एटमों से मिलकर बनती है। ओजोन इज एन इंपॉर्टेंट गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर की इंपॉर्टेंट गैस है। फंक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन का क्या फंक्शन है, एक फिल्टर का काम करती है। किसका काम करती है, तो मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर फिल्टर्ड आर स्क्रीन्ड आउट बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सूरज से आने वाली जो बालाई बनफशी शुआएं हैं जो कि हमारी स्किन को जलाकर राख कर दें, जला दें, समझ आया नहीं यार, पत्तों को जला कर रख दें पौधों के, इतनी इनमें हीट होती है, ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और जमीन तक नहीं पहुंचने देती। अदरवाइज सनलाइट वुड बी मच मोर हैजर्डस। ठीक है, हैजर्डस हैजर्ड कहते हैं किसको, खतरे को, तो बड़ी खतरनाक होती फॉर ह्यूमन बींग्स, या विल बी मच मोर डेंजरस। ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों के लिए भी। ऑन एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप टू फॉर्म। अब जैसे ही देखें, ये जैसे ये ओजोन के मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वापस टूट जाते हैं किसमें, ये ओजोन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ नहीं, 1 और 2, इसके भी 1 और 2, इसके भी 2-2 बॉन्ड सबने बनाए हुए हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है। अब जैसे इसके ऊपर आकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, O2 + O में। क्लियर हुआ, ये वो कह रहे हैं। अब ये बड़ी रिएक्टिव होती है, समझ आया नहीं है, वो एनर्जी जब इसके ऊपर पड़ी, इसने उसको किस में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में। जब हीट में वो कन्वर्ट हो जाती है, ये वापस मिलकर फिर क्या बना देते हैं, O3। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? Atomic oxygen is very reactive. Atomic oxygen reacts readily with an oxygen molecule to form the ozone, thereby releasing heat. समझ आया? ये मॉलिक्यूल टूटा, अब वापस मिलेगा तो इससे क्या मिल जाएगी आपको, हीट मिल जाएगी, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया? ये आपको बता रहे हैं कि how ozone filters the ultraviolet radiations। तो पहला रिएक्शन ये है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो इसमें टूटेगी और वापस जब जुड़ेगी तो हीट एनर्जी को इमिट कर देगी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी को वो हीट एनर्जी में
कन्वर्ट करके वापस O3 में, तो ये आपको हीट देगी। इशू किसी को ना। नेक्स्ट हियर, these reactions maintain the level of ozone in the stratosphere। ये जो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी, O3 O2 और O में चेंज होगी, वो वापस मिलकर आपको हीट दे देंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ आया? कौन सा रिएक्शन है? These reactions maintain the level of ozone in the stratosphere। ये ओजोन के जो लेवल है, जो उसकी सतह है, जो उसकी मिकदार है, उसको मुतवाज़न रखते हैं। Both the destruction and the formation of ozone are powered by ultraviolet radiation। ये डिस्ट्रक्शन हो रही है ओजोन की, सुन रहे? ओजोन टूट रही है ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन में, और वापस कंबाइन करके फिर ओजोन। तो दिस इज द क्या? डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, समझ आया? तो ये दोनों को कौन पावर कर रही होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इन दोनों को कौन चला रही होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको चला रही होती है, इसको पावर दे रही होती है, इस रिएक्शंस की जिम्मेदार है। इन द एब्सेंस ऑफ द आउटसाइड इंटरवेंशन, इन द एब्सेंस गैर मौजूदगी में ऑफ आउटसाइड इंटरवेंशन। क्या मतलब होता है आउटसाइड इंटरवेंशन का? मुदाखलत। इंटरवेंशन का क्या मतलब है? बैरूनी मुदाखलत। इन्वेंशन, मुदाखलत, समझ आया नहीं है? तो इन द एब्सेंस, गैर मौजूदगी में बैरूनी मुदाखलत के द रेट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? आर इक्वल। बनना और टूटना दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसकी मिकदार कांस्टेंट रहती है। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब दिस नेचुरल बैलेंस। लेकिन जो इंसानी सरगर्मियां, उन्होंने क्या कर दिया? इसको इम्बैलेंस कर दिया। समझ आया? नहीं आया? बैकअप जो इंसानी सरगर्मियां, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया? खलल डाल दिया दिस नेचुरल बैलेंस, इस कुदरती तवाज़ुन में। ह्यूमन एक्टिविटी रिलीजेस मैनी कंपाउंड्स इन एटमॉस्फेयर। के ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज मैनी कंपाउंड्स इन एटमॉस्फेयर। इंसानी सरगर्मियाँ, इंसान के जो करतूत हैं, वो बहुत सारे मरकबात को हवा में खारिज करते हैं। सच कंपाउंड थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, और वो मरकबात जो हैं वो खतरात लाहक कर रहे हैं ओजोन की क्या पजीरी को, या ओजोन की मिकदार को। ओवर रिसेंट ईयर्स, ठीक है, हालिया सालों में साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो उन्होंने क्या देखा? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की मिकदार, उसके अंदर क्या आ रही है? कमी आ रही है। जो पहले 10 पार्ट्स पर मिलियन थी, अब उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो अब देखें ना, मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूँ, ये आपकी ओजोन की लेयर है ज़मीन के गिर्द, ये ज़मीन है और इसके गिर्द ये उसका गिलाफ है। अगर इसके किसी जगह से ओजोन जो है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, ये इस गिलाफ से कहीं से ओजोन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। समझ आया नहीं है? तो इसको ओजोन होल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रिडक्शन, ये कमी आ जाती है इस लेयर के अंदर ओजोन की, तो वहाँ होल हो जाएगा, सुराख हो जाएगा। अब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन के ऊपर आ जाएंगी और आकर नुकसान पहुँचाएंगी। समझ आ गया? तो ये जो रिडक्शन हो रही है इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओल्ड ओजोन डिप्लीशन। इसे ओजोन का खात्मा कहते हैं। ओजोन होल गया, द रीजन इन विच द अमाउंट ऑफ ओजोन हैज बीन रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ओजोन होल। उसको हम ओजोन होल के नाम से याद करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? इज कॉल्ड ओजोन होल। ओजोन होल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर 1980। ओजोन होल जो है बेटा वो 1980 अक्टूबर 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो ये आपका बेलाजम अंटार्कटिका बहुत सर्द इलाका, वहाँ पे ये पहली दफा क्या था 1980 में। तो ओजोन डिप्लीशन जो है उसकी डेफिनेशन आपने कर ली है, ठीक है, और ओजोन होल की डेफिनेशन भी आपने कर ली है ही नहीं की। अब जनाब जरा देख लें किसका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। डेफिनेशन ओजोन होल की डेफिनेशन, अब उसके कॉजेज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद है CFCs। और ये कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था, जो डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में आपके अल्केन्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाए थे या 4 में, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर नंबर 4 है ना, वहाँ मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाए थे, वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा था। तो एरोसोल स्प्रेस के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जी। तो फ्रॉम एरोसोल कैंस, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर्स एस्केप इनटू दैट, ये पहला स्टेप है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, वो हवा में चले जाते हैं। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स, या तो गैसेस होती हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं। समझ आया नहीं यार? दे आर सो इनर्ट, ये बहुत ज्यादा गैर फाल होते हैं, ये इतना जल्दी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा, लेकिन जब इन पर रोशनी पड़ती है तो तब ये क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, इनर्ट दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एनी अदर केमिकल इन द ट्रोपोस्फेयर में किसी भी केमिकल से ये रिएक्शन, दे स्लोली डिफ्यूज इनटू द ओजोन, आस्ता आस्ता वो कहां पहुंच जाएंगे। अब वहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन है, 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन है, समझ आ नहीं है? जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना बच्चे, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये एटॉमिक क्लोरीन पैदा कर देता है, और क्लोरीन की एक्विवेलेंसी क्या जाती है, ये देखिए इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ी, एटॉमिक क्लोरीन क्या होगी, अलग हो गई, ये भी फ्री रेडिकल बन गया, ये भी फ्री रेडिकल बन गया। बात समझे नहीं समझे? क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद द ओजोन टू फॉर्म द क्लोरीन ऑक्साइड। अब समझ आया? ये जाके ओजोन से मिलती है और उसके नतीजे में ClO बन जाएगा, इसकी एक वैलेंसी खाली रह जाएगी ऑक्सीजन की, 2 होती है ना, समझ आया नहीं है? O2 बन गया, ये ClO जाके फिर किसी और एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलेगा। देखे ना, आपको पता है वहां पे रिएक्शन क्या हो रहा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये रिएक्शन भी हो रहा होता है ना, O3 पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके पड़ती हैं तो एटॉमिक ऑक्सीजन भी पैदा हो रही होती है। ये ClO किसी और एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नजर आ रहा? और क्या बन जाएगा, अब ये O इससे O खींच लेगा, O2 बन जाएगा, ये क्लोरीन फिर जाके किसी ओजोन से रिएक्ट करेगी, एटॉमिक ऑक्सीजन उसे ले लेगी और किसी दूसरी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ उसे जाके मिला देगी। अब इसका क्या काम है, देखें, जो क्लोरीन यहाँ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ तो वापस मिल रही है आपको, ये तो कैटलिस्ट का काम कर रही है, यहाँ से एटॉमिक ऑक्सीजन अलग कर रही है और दूसरे के साथ जाकर जोकर O2 बना रही है, तो O3 को किस में चेंज कर रही है, O2 में। इसका काम तो यही है ना। फिर नेट रिएक्शन देखें, ClO बना था वो कैंसिल हो गया, बात सुन रहे नहीं सुन रहे, ये क्लोरीन जो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगी, समझ आया नहीं यार? तो असल में जो O3 है, O3 O से मिल रही है और 2O2 बना रही है, तो सारी ओजोन किस में कन्वर्ट हो रही है, O2 में, O2 में। तो ओजोन आपकी डिप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, ओजोन डिप्लीट हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये आपको बताया जा रहा है कि ओजोन की डिप्लीशन इस अंदाज में, और क्लोरीन को कुछ भी नहीं होता, क्लोरीन एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है, समझ आए? और आस्ता आस्ता आपके साथ जो ओजोन है वो O3 से O2 में कन्वर्ट हो के वहाँ पे होल बन जाता है, और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल हो जाती हैं और आके फिर नुकसान पहुँचाती हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स को। क्लियर हो गया? याद रखोगे, सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़कर फ्री रेडिकल्स बना देती है, और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ओजोन से रिएक्ट करता है और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है, एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फिर पहले ये बनाएगा और फिर ये मिलेगा किसी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देगा। ClO रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये बताया उन्होंने कि जो ClO है ये किससे रिएक्ट करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन से, जो कि पैदा होती है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन से बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके साथ मिलेगा ClO और क्या बना देगा, O2। तो ये क्या कर रहा है, ये O3 को O2 में चेंज करना शुरू हो जाता है और एज ए कैटलिस्ट काम करता है प्रॉब्लम की जगह। ये रिएक्शन है, दोबारा देख ले क्या हुआ। ClO ने ओजोन से रिएक्शन किया, Cl ने क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन ने ओजोन से रिएक्शन किया और क्लोरीन ऑक्साइड बनाया। ये क्लोरीन ऑक्साइड उस ऑक्सीजन से जाके मिलता है, एटॉमिक ऑक्सीजन से, जो कि ओजोन की डिकम्पोजिशन से पैदा होती है, और इस तरह आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देता है। क्लियर हुआ? एंड दिस इज द रिएक्शन। नेट रिएक्शन ये है, ये आपने याद रखना। क्लोरीन एज ए कैटलिस्ट काम कर रही होती है। द क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट रिएक्ट्स इन द स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में यहां पे जो क्लोरीन रेडिकल ने रिएक्शन किया था, समझ आया नहीं यार, इज रीजनरेटेड इन द स्टेप नंबर 2, वापस पैदा हो जाता है, समझ आया नहीं यार। तो 1 क्लोरीन कैन देयरफॉर डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है,
डिस्ट्रॉय कर सकती है। इज क्लोरीन फ्री रेडिकल आर ए कैटलिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। तो क्लोरीन इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? यस, बिकॉज इट इज द क्लोरीन क्लोरीन atomic chlorine that is used in the first step, it is regenerated in the second step, so therefore it is not taking part in the chemical reaction। समझ आ नहीं है? ये खुद कंज्यूम नहीं हो रहा। तो फिगर शोज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर द ईयर्स। तो ये अब आपको ओजोन के डिप्लीशन के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है सैटेलाइट इमेजेस द ब्लू एरिया ऑफ नॉर्मल ओजोन लेवल 1। ये ब्लू एरिया जो है ये नॉर्मल ओजोन का, और आस्ता आस्ता देखें ये क्या हो रहा है, इज गेटिंग प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एंड स्मॉलर विद टाइम। ठीक है, तो ये ब्लू एरिया ओजोन है, और जो ब्लैक एरियाज हैं ये क्या है, ये डिप्लीटेड ओजोन रीजन है। क्लियर हो गया? एक कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये इस पे ये आपने 9th क्लास की लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर की डेफिनेशन ये है, कन्वर्टर दैट ट्रांसफॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग द प्लैटिनम कैटलिस्ट। सुन रहे हो? तो कैटालिटिक कन्वर्टर ट्रांसफॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका काम है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, खतरनाक गैस है, तो ये उसको डाई में चेंज करता है, जो कि आपकी जहरीली गैस नहीं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को भी किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि जहरीली गैस है। एंड बर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू। अब जो बचे आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड देख बात का, पेट्रोल के कुछ मॉलिक्यूल्स भी आपके कार का जो एग्जॉस्ट है उससे क्या हो रहे होते हैं, अनजले हाइड्रोकार्बन भी उससे क्या हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो जो अनबर्न्ड आपके हाइड्रोकार्बन है उनको भी जलाकर ये किस में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करना, और अनबर्न्ड आपके हाइड्रोकार्बन जो है उनको किस में चेंज करना, CO2 और जला देना उसको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रॉब्लम किसी को? तो मेटल्स लाइक प्लैटिनियम, प्लाडियम एंड रोडियम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द कन्वर्टर। ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है। बात समझ आ गई है? और बस इतना ही है। इसकी डेफिनेशन कर देना कि कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम, प्लाडियम एंड रोडियम कैटलिस्ट। तो metals like platinum, palladium and rhodium are used as the catalyst in this converter. Government of Pakistan should direct car manufacturers to install the catalytic converter in the car exhaust system. पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हदायत देनी चाहिए कार बनाने वाली फैक्ट्रियों को कि वो लगाएं, वो नस्ब करें कैटालिटिक कन्वर्टर्स को कार के एग्जॉस्ट सिस्टम। शुक्र करो वो इंजन दे देते हैं, आप कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने की बात करते हो। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज। गवर्नमेंट जो है उसे सख्त कवानीन बनाने चाहिए इन दिस रिगार्ड। इस लिहाज से दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कार, फ्रॉम ये कार है, कार एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इससे क्या होगा, दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इससे कमी आएगी हवा के आलूदा कारों के इखराज में, ठीक है, फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट सिस्टम, कार के एग्जॉस्ट सिस्टम से। ठीक है, तो नेक्स्ट जी आपके कॉन्सेप्ट ब्रीफ मैप है, बड़ा आसान है पूरा चैप्टर दोहराना। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या डिस्कस हुआ था, लेयर्स डिस्कस हुई थी एटमॉस्फेयर, याद है? साथ उसकी हाइट बता दी, टेम्परेचर रेंजेस भी बता देंगे, याद है नहीं है? और यहाँ पे ओजोन होती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हीट रेडिएशन में, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन आपको बता दी, सुन रहे हो? और फिर आपको बताया एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। अब ये देखें, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, सोर्सेज क्या हैं और उनके कॉजेज क्या हैं। देखें ये उनके कॉजेज क्या हैं और इफेक्ट, समझ आ नहीं यार? सोर्सेज और ये, और इफेक्ट्स भी मैंने आपको बताए थे, समझ आया? ये इनके इफेक्ट्स हैं, ये इनके सोर्सेज मतलब इनके कॉजेज ये हैं, ये कहाँ से पैदा होती हैं, और इनके इफेक्ट्स क्या हैं। आसान तरीन है, पूरा चैप्टर रिकॉल करना, सिर्फ इसको देख लो।